हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कर्व्स। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कर्व्स है वो है फिलिप्स कर्व। अब इसके अंदर ना बड़ा एक बेसिकली मैसेज है कि मतलब कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने की कोशिश करती है। तो ये कर्व ना बड़े अच्छे से समझाती है। क्या बताती है ये कर्व? ये कहती है कि मान लो यहाँ पे इन्फ्लेशन हाई, ठीक है, उस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। अगर आपको लग रहा है कि भाई इन्फ्लेशन हाई है तो मुझे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, ठीक है, महंगाई जो है उसको मुझे कंट्रोल करना है। तो अगर आप इसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट राइज कर जाएगी। अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे कर्व को, तो यहां पे मान लीजिए इन्फ्लेशन रेट है ये। अब इन्फ्लेशन रेट कम है, जब इन्फ्लेशन रेट कम है तो आपको क्या दिख रहा है कि यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है इस तरफ बढ़ रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। तो अब आप कह रहे हो कि अनएम्प्लॉयमेंट को मैं कम करना है। जैसे आप कम करने की कोशिश करोगे तो यहां पे देखोगे तो ये क्या हुआ, यहां पे इन्फ्लेशन बढ़ गई लेकिन आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। मतलब ये वैसा ही है कि जैसे हमने सुना है कि अंदर गए तो भंडारा खत्म, बाहर आए तो चप्पल चोरी। ऐसे ही है ना। तो यहां पे ये कर्व बहुत अच्छे से समझाती है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझना है क्योंकि सिंपल यूपीएससी इतना ही क्वेश्चन नहीं पूछेगी। चलो देखते हैं। अब यहां पे मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट जो है लो है, ठीक है। जब अनएम्प्लॉयमेंट लो होती है तो ये ठीक है कि भाई बेरोजगारी कम है, राइट, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, राइट। कैसे? अनएम्प्लॉयमेंट कम है तो इट मींस के ज्यादा लोगों को जॉब मिलेगी, बेरोजगारी कम है तो ज्यादा लोग जॉब कर रहे होंगे। ज्यादा लोग जॉब कर रहे होंगे तो क्या होगा, पैसा मिलेगा, इनकम राइज होगी, राइट। जब इनकम राइज होगी तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी कि भाई जब आपके पास पैसा आ रहा है बहुत से लोगों के पास, तो हर कोई चाहेगा मैं कुछ ना कुछ खरीदूं। तो जब आपकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, उस टाइम पे क्या होता है कि कंपनी यानी कि फर्म जो है वो कहेगी यार डिमांड बढ़ गई है तो और ज्यादा प्रोड्यूस करें। हमने समझा था डिमांड एंड सप्लाई के अंदर ये कंसेप्ट। तो अब वो कहेगी और ज्यादा प्रोड्यूस करते, मुनाफा कमाना है ना, प्रॉफिट के लिए। उसके बाद क्या होगा, यहां पे जो वर्कर काम कर रहे हैं वो कहेंगे यार खुद तो पैसा छाप रहे हो, हमें भी दो। जैसे हम कंपनी में काम करते हैं, हमारी कंपनी मान लो बहुत पैसा कमा रही है तो हम कहेंगे ना यार हमें भी दो पैसा। तो यहां पे डिमांड वेजेस की बढ़ जाएगी। अब फर्म को क्या करना पड़ेगा, उनको प्राइस इंक्रीज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई डिमांड वेजेस भी बढ़ गई, राइट। जब वेजेस बढ़ गई तो उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा, नहीं तो वो क्या करेंगे, यहां पे जो है प्राइसेस, चीजों के जो गुड्स के प्राइसेस बढ़ा देंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हाई हो जाएगी, राइट। तो देखो अनएम्प्लॉयमेंट लो है तो उस टाइम पे इन्फ्लेशन हाई। दूसरा केस भी ले लेते हैं, जब अनएम्प्लॉयमेंट मान लीजिए हाई है तो क्या होगा, बेरोजगारी ज्यादा है लेकिन यहां पे इन्फ्लेशन कम होगी। कैसे? देखो बेरोजगारी ज्यादा है मतलब ज्यादा लोग जॉब नहीं कर रहे, तो यहां पे क्या होगा, बहुत ही कम लोग जॉब कर रहे हैं। जब बहुत कम लोग जॉब कर रहे हैं तो डिमांड है इतनी वीक होगी। क्यों? क्योंकि जॉब कम कर रहे हैं, पैसा ही लोगों के पास कम है। जब पैसा कम है तो इतनी चीजें खरीद नहीं पाएंगे, तो डिमांड क्या है, वीक है। अब वर्कर जो है उनके पास इतनी बार्गेनिंग पावर भी नहीं है। कंपनी कह रही भाई पहले मेरा हमारे पास पैसा नहीं, तो वर्कर क्या कहेगा, मुझे इंक्रीमेंट दो, ये सब कुछ करो, वो नहीं है, तो बार्गेनिंग पावर कम है। उसके बाद क्या है, वेजेस जो है स्लोली राइज करेंगी, राइट। जब स्लोली राइज करेंगी तो प्राइस भी स्लोली ही बढ़ेंगे, ठीक है। सो इन शॉर्ट अगर आप देखोगे तो अगर ज्यादा लोग जॉब करते हैं तो उनके पास ज्यादा पैसा होता है, डिमांड बढ़ती है तो इन्फ्लेशन हो जाती है। अगर कम लोग जॉब कर रहे हैं तो कम पैसा है तो डिमांड कम है, तो यहां पे इन्फ्लेशन जो है लो हो जाती है। तो मतलब यही है कि अगर कम लोग जॉब कर रहे हैं तो यहां पे इन्फ्लेशन तो कम है, ये ठीक है, लेकिन कम लोग जॉब कर रहे हैं इट मींस के बेरोजगारी ज्यादा है, ये भी एक दिक्कत है। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि अनएम्प्लॉयमेंट की, अगर हम बात करते हैं ना, अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अगर मान लीजिए हाई है तो गवर्नमेंट चाहती है कि इस हाई अनएम्प्लॉयमेंट को हमने कम करना है। जब कम करना है तो उस चक्कर में क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, ठीक है, महंगाई बढ़ जाती है, ये भी फिर नई दिक्कत होगी शुरू। अगर महंगाई बढ़ी हुई है उसको कंट्रोल करना है, अनएम्प्लॉयमेंट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको कंट्रोल करने के चक्कर में क्या हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, ठीक है। तो दोनों चीजें हमारे हाथ में नहीं आ रही इकट्ठी, दोनों इकट्ठी चाहिए। तो अब ये जो है, अगर आप यहां पे देखोगे तो शॉर्ट रन में फिलिप्स कर्व कहती है कि भाई ऐसा ही होगा। अगर मान लीजिए आपकी महंगाई ज्यादा है तो आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे अगर शॉर्ट रन में, तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। तो महंगाई तो कम हो सकती है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। तो ये एक मेजर इशू है हर इकोनॉमी में। अब यहां पे इसको लॉन्ग रन में अगर देखें ना, तो लॉन्ग रन में कहता कि कुछ भी कर लो, इस तरीके से आप नहीं काम कर सकते।
ठीक है, कि मतलब अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, उसको कंट्रोल करने के चक्कर में आपने इन्फ्लेशन बढ़ा दी और एट द एंड इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया, फिर अनएम्प्लॉयमेंट जो है नेचुरल साइकिल पे आ जाएगी, फिर दोबारा बढ़ जाएगी। यहां पे हम देखते हैं वो कैसे, एक फ्लो चार्ट है। देखो, गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग बढ़ाई, ठीक है, लॉन्ग रन में गवर्नमेंट ये चाहती है कि भाई बहुत से लोग बेरोजगार हैं, तो हम क्या करते हैं, स्पेंडिंग बढ़ाते हैं, प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, रोड के प्रोजेक्ट, अलग अलग प्रोजेक्ट, ताकि लोगों को जॉब मिले। ओके, सो डिमांड राइज हुई, ठीक है। अब फर्म जो है गुड्स को सेल करेगी ज्यादा, जितना ज्यादा सेल करेगी फर्म, जो वर्कर ज्यादा मांगेंगे, देन अनएम्प्लॉयमेंट यहां पे टेम्परेरी फॉल कर जाएगी, क्योंकि वर्कर को जॉब मिल गई, गवर्नमेंट ने पैसा इंट्रोड्यूस कर दिया। अब यहां पे देखोगे, जैसे ही इनको जॉब मिली तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगी, दोनों चीज होगी। अब फिर क्या होगा, उसके आगे का स्टेप, ये तो हमने इतना पढ़ लिया, उसके आगे क्या होगा, उसके आगे देखो, वर्कर कहेगा हाई वेजेस दो, ठीक है, तो फर्म कहेगी कि ठीक है हाई वेजेस दो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, क्योंकि वर्कर को भी पैसा दे रहे, ज्यादा पैसा दे रहे, देन प्रॉफिट जो है उनका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, समझे कि मतलब अगर यहां पे लोगों को ज्यादा जॉब मिली, लोग मांगे, डिमांड करेंगे, भाई हमें जॉब मिली है तो हमारे पास पैसा है, हमें चीजें चाहिए, गुड्स जो है फर्म सप्लाई करने की कोशिश करेगी, फर्म का प्रॉफिट बढ़ेगा, वर्कर आ जाएंगे कि हमें पैसा दो, वर्कर पैसा लेंगे, देन अल्टीमेटली फर्म का प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा, फर्म का प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो अब देखो, ये शॉर्ट रन में तो हो गया कि फर्म का प्रॉफिट कम हो गया, उन्होंने प्राइस बढ़ा दिया, लॉन्ग रन में क्या होगा, लॉन्ग रन में फर्म करेगी यार ये इनका रोज का चिक चिक है ना, तो हम क्या करें, तो फर्म क्या करेगी, एक्स्ट्रा हायरिंग जो है उसको हटा देगी, कि भाई नए लोग भर्ती नहीं करेंगे, हो सकता है पुराने भी उनको भी हटा दें, राइट। तो अल्टीमेटली अनएम्प्लॉयमेंट फिर जो है राइज कर जाएगी। ठीक है, सो हाई इन्फ्लेशन उतनी ही रह जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी जो नेचुरल साइकिल है उस पर आ जाएगी, राइट। तो हम दोनों को कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, समझ गए। अब यहां पे आ जाओ, सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्या सिखाती है कब, ये कहती है कि गवर्नमेंट जो है परमानेंटली अनएम्प्लॉयमेंट या इन्फ्लेशन को क्रिएट करके रिड्यूस नहीं कर सकती। मतलब ये है कि अगर इन्फ्लेशन हाई है तो गवर्नमेंट ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के चक्कर में अनएम्प्लॉयमेंट हाई कर बैठेगी। ठीक है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी ज्यादा है तो गवर्नमेंट सोचेगी बेरोजगारी कम करते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, तो गवर्नमेंट इसको परमानेंटली नहीं कर पाएगी। ठीक है, दूसरा ये क्या बोलते हैं कि डिमांड साइड पॉलिसी कैन रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट ओनली टेम्परेरी। तो अगर आपने ये मेथड यूज किया कि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, पैसा इंट्रोड्यूस कर दो ताकि लोगों को जॉब मिल जाए, काम बढ़ जाए, तो ये सिर्फ टेम्परेरी एक सोल्यूशन है। ठीक है, तीसरा कि आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने पड़ेंगे, मतलब पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, अगर आपको ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी को कम करना है तो ये शॉर्टकट नहीं चलेगा। ठीक है, अब यहां पे अगर हम बात करें सप्लाई शॉक कैन क्रिएट स्टैगफ्लेशन, ये क्या है, देखो फिलिप्स कर्व ने एक सिंपल चीज बोली, फिलिप्स कर्व ने क्या बोला कि अगर इन्फ्लेशन हाई है, ठीक है, इन्फ्लेशन हाई है तो अनएम्प्लॉयमेंट लो है, अगर इन्फ्लेशन लो है तो अनएम्प्लॉयमेंट हाई है। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से देखोगे तो इन्फ्लेशन हाई है तो मतलब प्रॉब्लम है, ये बात ठीक है, यहां पे इन्फ्लेशन लो है, ये बात ठीक है, राइट, बट ये प्रॉब्लम है, राइट। तो दोनों चीजें इकट्ठी नहीं हो रही। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन के अंदर दोनों ही वर्स हो जाते हैं, मतलब इन्फ्लेशन भी आपकी हाई है, ये एक प्रॉब्लम होगी हमारे पास, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट ये भी हाई है। तो अगर आप यहां पे देखोगे, यहां एटलीस्ट एक चीज तो ठीक थी ना, अनएम्प्लॉयमेंट हाई है तो इन्फ्लेशन हाई है तो अनएम्प्लॉयमेंट लो थी, अगर इन्फ्लेशन लो थी तो अनएम्प्लॉयमेंट हाई थी, तो एक प्रॉब्लम थी, एक चीज को हम सॉल्व कर रहे थे। यहां पे क्या, दोनों प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन भी है और अनएम्प्लॉयमेंट भी है, तो इट मींस कि ये फिलिप्स कर्व के अगेंस्ट है। ठीक है, उसका क्रिटिसिज्म है कि भाई इसके ऊपर नहीं लगती, इसको क्या बोलते हैं हम, स्टैगफ्लेशन। ये कैसे होता है यहां पे देखते हैं। स्टैगफ्लेशन के अंदर क्या होता है, देखो हाई इन्फ्लेशन हाई अनएम्प्लॉयमेंट, ये होता है सप्लाई शॉक, जैसे ऑयल के प्राइस बढ़ के, ठीक है, बाहर से बढ़ के ऑयल के प्राइस, अब जब शार्पली बढ़ेंगे तो क्या होगा, पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा, जब पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा तो जो कच्चा सामान लेके फर्म के पास जा रहे थे, ट्रक ये वो सारे, वो भी कॉस्ट रेज करेंगे क्योंकि तेल महंगा हो गया। ठीक है, टेम्परेली जो है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो राइज हो जाएगी, जब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट राइज हो जाएगी तो रॉ मटेरियल लाने की कॉस्ट राइज होगी, मान लीजिए 100 रुपए का रॉ मटेरियल था, 10 रुपए उसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट थी, अब वो 10 की जगह 15 होगी, तो अल्टीमेटली इसमें बढ़ गई। ठीक है, अब यहां पे अगर हम देखेंगे ओवरऑल जो कॉस्ट है वो राइज कर जाएगी प्रोडक्शन की, है ना, तो इसीलिए आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि हर एक चीज का प्राइस बढ़ रहा है। अब यहां पे आ जाओ कि प्राइस जो गुड्स हैं या सर्विसेज हैं वो राइज हो जाएंगे, जैसे हमने अभी देखा। अब यहां पे अगर आप थोड़ा सा और चले जाओगे, फर्म्स के अंदर जो है उनको हाई कॉस्ट पड़ेगी, है ना,
और प्रॉफिट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग भी कम खरीदेंगे, राइट। तो प्रॉफिट उनका कम हो जाएगा, राइट। फिर वो क्या करेगी? आउटपुट, प्रोडक्शन को कम करेगी, राइट। प्रोडक्शन को कम करेगी तो नए वर्कर को हायर कम करेगी, नए वर्कर को हायर कम करेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो जाएगी। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे, यहां पे इन्फ्लेशन राइज हो गई थी ड्यू टू ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड अल्टीमेटली यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट भी राइज हो जाएगी। दिस इज स्टैगफ्लेशन, सो इट इज अगेंस्ट दिस फिलिप्स कर्व, है ना। ओके, सेकंड देखो, सेकंड है लाफर कर्व। लाफर कर्व क्या बोलती है, इसको भी देख लो। ये टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू की बात करती है कि गवर्नमेंट को कितना टैक्स लगाना चाहिए लोगों के ऊपर। ये कहता है कि अगर मान लो गवर्नमेंट जीरो टैक्स लगाती है, कोई टैक्स नहीं है, सब फ्री, तो गवर्नमेंट के पास जो है रेवेन्यू कितनी आएगी? वो भी जीरो, ठीक है। अगर टैक्स को हम जीरो लगाएंगे तो रेवेन्यू कितनी आएगी? जीरो। अगर टैक्स को आपने लेट से 100% कर दिया तो रेवेन्यू कितनी आएगी? जीरो। रीजन क्या है? जीरो टैक्स पे तो रेवेन्यू जीरो, ये तो समझ आता है। 100 पे क्यों? देखो, जितना ज्यादा टैक्स होगा, मान लीजिए आप 100 रुपया कमा रहे हो, गवर्नमेंट कहती है 80 रुपए मुझे दे दो, तो आप कहोगे यार ये क्या बात है ना। तो अब फिर आप काम करना बंद कर दोगे, या फिर आप क्या करोगे? आप कैश में काम करना स्टार्ट कर दोगे, या कैश में काम करोगे, आप एक नंबर में काम ही नहीं करोगे, है ना। तो आप अनऑर्गेनाइज तरीके से काम करना स्टार्ट कर दोगे, टैक्स नहीं दे सकते हम इतना भाई। तो ये लाफर कर्व ने ये समझाया सरकारों को कि भाई ऐसा है, तुम जितना टैक्स बढ़ाओगे तुम्हें लगेगा कि बहुत ज्यादा पैसा आएगा, तुम्हारे पास उतना ही कम आएगा। इसीलिए एक आपको लेवल डिसाइड करना होता है जहां पे आपको मैक्सिमम टैक्स जो है, ये रेट पे मैक्सिमम आपको रेवेन्यू आ सकती है। अगर आप इस रेट पे लेट से के यहां पे जीरो जीरो के ऊपर आप जाओगे, कोई भी टैक्स नहीं तो जीरो आएगा। आप 100 पे भी चले जाओ, ठीक है, टैक्स रेट मान लो आपने 100% कर दिया, 100% कर दिया, तब भी आपके पास जीरो आएगा। लेकिन ये एक लेवल है जहां पे आपके पास मैक्सिमम रेवेन्यू आ सकती है। तो ये दिखाता है कि टैक्स आपको थोड़ा उसी हिसाब से रखना चाहिए कि आपके ऊपर ज्यादा लोगों के ऊपर बर्डन ना पड़े और लोग जो है टैक्स भर पाए, राइट। चलो, ये बात होगी। अब यहां पे एडवांस मेंटरशिप बैच है दोस्तों, स्लीपी क्लासेस का। इसके अंदर खास क्या है? देखो, डेली टारगेट शीट्स है, डेली टारगेट शीट, लाइव क्लासेस है, एवेल्युएशन है, सब कुछ है, टेस्ट सीरीज है। लेकिन खास बात, डेली टारगेट शीट्स, हर रोज टारगेट पूरा करना है। उसके अलावा यहाँ पे वर्कबुक मिलती है, प्रैक्टिस वर्कबुक, एज वेल एज लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स। कोई रिवीजन नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपको मिलेंगे बने बनाए, उसी मटेरियल से बनते हैं जो हम पढ़ते हैं। तो अल्टीमेटली आप समझो कि आपके लिए ही ये रिवीजन नोट्स बनाए जाते हैं जो आपको लास्ट मंथ में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। अब यहां पे एंजल कर्व आ जाओ। एंजल कर्व क्या बोलती है? ये कहती है कि आपकी मान लो इनकम बढ़ गई तो आप क्या चीजें कंज्यूम करोगे, आपकी कंजप्शन पैटर्न कैसा होगा, आपकी क्वांटिटी जो है जो बाय करोगे उसके अंदर क्या राइज आएगा, वो बढ़ेगी या कम होगी। हालांकि डिमांड सप्लाई के अंदर भी हमने इसको बहुत अच्छे से समझा था। अब यहां पे देखो, जब इनकम राइज होती है तो कुछ ना कुछ चेंज होता है आपके कंजप्शन में कि नहीं होता। इसको वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। इसके अंदर अलग अलग चीजें होती है। देखो, कौन से गुड्स खरीदोगे, मान लीजिए आपकी इनकम बढ़ गई, राइट, तो क्या करोगे। अब यहां पे देखो, इनकम बढ़ेगी आपकी तो डिमांड भी बढ़ेगी, अभी हमने पढ़ा, ये बात तो सही है कि भाई इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ेगी, है ना। लेकिन आप क्या खरीदोगे ये बताता है। देखो, जो नॉर्मल गुड्स हैं, नॉर्मल गुड्स के अंदर क्या आता है? मिल्क, क्लोथ, बेटर फूड, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, मोबाइल डेटा, ये चीजों का आपका खर्चा बढ़ेगा, है ना। आप चाहोगे कि यार अब मैं बेटर फूड खाऊं, राइट। तो अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप जो नॉर्मल गुड्स हैं उसकी कंजप्शन आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। अगर आप यहां पे देखोगे, ये वाला आपको दिख रहा है, ये नॉर्मल गुड्स है। नॉर्मल गुड्स के अंदर क्या है कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, यहां पे ध्यान देना, मान लीजिए आपकी इनकम यहां पे 100 रुपए है, तो आपकी यहां पे क्वांटिटी डिमांड देखो कम है नॉर्मल गुड्स के अंदर। अगर आपकी इनकम जो है 500 रुपए होगी, तो अगर आप यहां पे देखोगे आपकी ये वाली जो क्वांटिटी है, जो डिमांड है नॉर्मल गुड्स की, वो बढ़ गई। आप चाहोगे ना कि मैं बेटर फूड खाऊं, ठीक है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं, ये चाहोगे अगर आपकी सैलरी बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, ओके। अब दूसरा है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स को आप कम करोगे, राइट। अब देखो, मान लीजिए आपकी यहां पे सैलरी है 100 रुपए, तो इंफीरियर गुड्स आप जो है इतना ले रहे हो, राइट, बहुत ज्यादा ले रहे हो। अगर आपकी 500 रुपए सैलरी होगी तो आप देखोगे इंफीरियर गुड्स आपके कम होगी, राइट। तो जैसे मान लीजिए आपके पास सैलरी कम थी तो आपने बोला कि इनकम कम है तो हम रेडी से बर्गर खा लेंगे, रेडी से नूडल खा लेंगे। अब बड़ी आप पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएं, मैकडी, मैकडी से नीचे बात ही नहीं कर रहे भाई है ना, कि नहीं नहीं आज तो मैकडी, है ना। तो और दूसरे जो आप नॉर्मल जाओगे, स्ट्रीट फूड है, ये क्या होता है, इसमें फिर आपका ज्ञान बाहर आएगा। इसके अंदर ये आपको बताया ऑलिव ऑयल होता है,
ये डालते हैं, मायोनीज है वो गंदे तेल से बनती है। सारे विचार पैसे से आते हैं। लोग कहते हैं कि विचार जो है आप ऐसे आंखें बंद करोगे, ऐसा नहीं होता। जब आपके पास पैसा कम है आप कहते हैं नहीं नहीं, जो ये लेबर वाले भी खाते हैं इनको क्या हुआ, है ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने विचार वैसे ही बन जाते हैं, राइट। तो यहां पे ये कह रहा है कि इंफीरियर गुड्स की डिमांड जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। अब यहां पे आगे चलते हैं, लग्जरी गुड्स बढ़ेगी। आपके पास पैसा ज्यादा है, आप लग्जरी आइटमें लोगे, है ना, तो आप कहोगे कि यार फॉरेन ट्रैवल कर, ये गोवा क्या है ना, ये तो है इधर ही है ना, इधर ही पॉलीथीन पड़े हुए हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं लोग, गोवा अच्छा नहीं है, फॉरेन चलते हैं, स्विट्जरलैंड बढ़िया। लग्जरी वॉचेस, देखना तो टाइम ही है। पहले क्या बोलते थे, अब मोबाइल से देख लेंगे, घड़ी कौन पहनता आजकल, रिवाज ही नहीं है। लेकिन अब घड़ी यार, घड़ी तो पहननी जरूरी है, मोबाइल कौन जेब से बार बार निकाले, राइट। ओके, प्रीमियम कार्स, कार भी लोगे, ठीक है। पहले कहते बस में ही चले जाएंगे, है ना, सारे जाते हैं लोग, लेकिन अब क्या है, कार से जाएंगे, राइट। ब्रांडेड क्लोथिंग लेंगे, कोई कपड़े ही है उसमें ब्रांड लगा हुआ है, वही चीज हमें सस्ती मिल जाती, पहले ये विचार थे, अब नहीं नहीं, ब्रांडेड जो है ना वो अलग बनते हैं, ये वो वाले कपड़े नहीं होते, है ना। ओके, देन नेसेसिटी, देखो अब मान लीजिए ये बातें होगी कि इंफीरियर गुड्स आप कम करोगे, बड़े बड़े गुड्स आप ज्यादा लोगे। अब सोचो जो नेसेसिटी है कि मतलब आप आटा खा रहे हो कि पहले महीने 5 किलो खाया था, सैलरी बढ़ गई कि इस महीने 10 किलो आटा खाऊंगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो फिर उसकी डिमांड तो बढ़ेगी लेकिन उतनी नहीं बढ़ेगी। कैसे कि मान लीजिए जो आपकी जो नेसेसिटी है, जो खाना खाते हो आप, फूड फूड जो है उसकी टोटल क्वांटिटी आप कितनी कंजप्शन कर लोगे। पहले जो कर रहे थे, लेट से कि आपकी सैलरी 100 रुपए थी, अब यहां पे आप 50 रुपए इस पे लगा रहे थे। अब ये कहोगे आप, चलो ठीक है आपकी सैलरी मैंने 500 कर दी, ठीक है 500 कर दी, तो आप इसको बड़ी 120 ले जाओगे, इससे जरा तो नहीं जा पाएगी। ऐसा तो नहीं है कि यहां पे 50% यूज कर रहे थे, इसका भी 250 से आप खाओगे, इतनी तो हमारी कंजप्शन नहीं, राइट। तो इसमें ये बढ़ती तो है लेकिन एक लिमिट तक, उसके बाद ये और ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी, राइट। ओके, कुजनट कर्व, कुजनट कर्व क्या बोलती है, ये बेसिकली दिखाती है कि कोई भी इकोनॉमी जब बनती है, डेवलप होती है, तो उसके अंदर इनइक्वालिटी का क्या लेवल होता है, ठीक है। अब यहां पे देखो इसने अलग अलग स्टेजेस दिखाई। पहली स्टेज है एग्रीकल्चर, सबसे पहले एग्रीकल्चर ही होता है। तो देखो समझो, कोई रूरल एरिया में रह रहा है, कोई अर्बन एरिया में रह रहा है, ये सारे क्या है, ठीक है। अर्बन एरिया तो इतना डेवलप ही नहीं होता स्टार्टिंग में, है ना, तो रूरल एरिया ही समझो, सारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, सारे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अलावा कुछ है नहीं। जब एग्रीकल्चर ही है तो उस टाइम पे सभी की सैलरी एक जैसी होगी, सभी की कमाई एक जैसी होगी, है ना। कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा कुछ काम कर रहा है, क्योंकि सारे कर तो एग्रीकल्चर ही है, तो एक तरह के लेबर वाला काम है। तो यहां पे क्या है कि इनइक्वालिटी इतनी नहीं होगी, कोई बहुत ज्यादा अमीर नहीं हो जाएगा, है ना। तो यहां पे स्टार्टिंग में किसी भी इकोनॉमी में ये कहता है कि इनइक्वालिटी जो है लो होती है। अच्छा, उसके बाद इंडस्ट्रियल फेज आ गया, हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लेके, है ना, ये सारी देखी, इंडस्ट्रियल फेज आ गया। तो अब देखो रूरल एरिया के अंदर क्या चल रहा है, एग्रीकल्चर। अब कुछ लोग यहां से उठ के चले गए अर्बन, अर्बन एरिया में इंडस्ट्री लगा दी, तो ये क्या हो जाएंगे, रिच हो जाएंगे। यहां पे जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं उनकी सैलरी लो होगी, तो यहां पे एक इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाती है, इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो इस केस में इनइक्वालिटी राइज करेगी। हमारे देश में देखो कितनी ज्यादा इनइक्वालिटी, टॉप 10% कितना शेयर लेके बैठे, नीचे वाले के पास कुछ इतना है नहीं। अब यहां पे चलो तीसरी स्टेज, मेच्योर इकोनॉमी। अब ये कहता है कि देखो पहली के अंदर तो इनइक्वालिटी थी लो, दूसरी में इनइक्वालिटी हाई, अब तीसरी में भी क्या होगा, इनइक्वालिटी लो हो जाएगी। कैसे होगी, अब ये कहता है कि तीसरी में गवर्नमेंट ये देखेगी कि अब हम जो है एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करें, हेल्थ के ऊपर, सोशल सिक्योरिटी, हमारे देश में ऐसा बहुत कम होता है, आपको पता है, सरकारी स्कूलों के हाल देखो, है ना। तो इनके ऊपर इन्वेस्ट करेगी, जब इनके ऊपर इन्वेस्ट करेगी तो सभी को एजुकेशन मिलेगी, तो सभी के पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो अपॉर्चुनिटीज इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। जब इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं तो यहां पे इनइक्वालिटी फॉल कर सकती है, जरूरी नहीं करे, हो सकता है कि गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट उनका आपस में लिंक हो जाए, तो फिर तो कुछ नहीं होगा, फिर वही अमीर होते जाएंगे, लेकिन इसके चांसेस है होने के, ठीक है दोस्तों। तो ये थी इकोनॉमिक कर्व्स जो हमने पढ़ी आज, आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो हर एक कर्व को ना एक इकोनॉमी के एंगल से देखा करो कि इकोनॉमी में कैसे अप्लाई होती है, आसपास देखा करो, तभी जाके आप इकोनॉमी ना आपके अंदर बैठ जाएगी, फिर यूपीएससी में सवाल गलत नहीं होंगे। सो दिस इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।